तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्राइडे द 13 पार्ट 2। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहला पार्ट देखना ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि रात में बाहर खेल रही होती है। उसकी मॉम उसे आवाज़ देती है तो वो चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ कोई अनजान आदमी आता है जिसका हमें सिर्फ पैर ही दिखाए जाते हैं। वो एक घर की तरफ जा रहा होता है और वो घर एलिस का होता है जो कि फर्स्ट पार्ट में जिंदा बच गई थी। उस हादसे को अब 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी एलिस को उस दिन के विजन्स आते हैं और बुरे ख्याल आते हैं कि आखिर किस तरह मिसेस वॉरिस ने उसे मारने की कोशिश की और वो वहाँ से बच पाई। बुरा सपने देखने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उनसे बात होने के बाद फ़ोन फिर से बजने लगता है। इस बार सामने से कोई बात नहीं करता और एलिस के हेलो बोलने पर वो फ़ोन काट देता है। अब एलिस को बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है और एलिस को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। एलिस चेक करती है तो वो उसकी बिल्ली होती है। अब एलिस रिलैक्स होकर चाय बनाने लगती है, लेकिन जब वो फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर मिसेस वॉरिस का कटा हुआ सर होता है जो कि पिछले पार्ट में एलिस ने ही काटा था। एलिस जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो अनजान आदमी किसी नुकीली चीज़ को एलिस के सिर में घुसाकर उसकी जान ले लेता है। हमें उस किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल आगे। फिर हम एक कपल को देखते हैं, सैंड्रा और जेफ, जो कि क्रिस्टल लेक के पास वाले टाउन में गैस स्टेशन पर रुके होते हैं ताकि वो अपने दोस्त टेड को कॉल कर सके, क्योंकि ये लोग नए खुले हुए काउंसलिंग सेंटर पर जा रहे होते हैं। वहाँ पर हम रेल्फ को भी देख पाते हैं। रेल्फ इनके पास आकर पहले की तरह ही अपनी बातें बोलने लगता है कि सब मारे जाएंगे। ऐसा बोलकर रेल्फ वहाँ से चला जाता है और इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। जब ये लोग फ़ोन पर बिजी होते हैं तब एक ट्रक इनकी गाड़ी को टो करके वहाँ से लेके जाने लगता है। इनका ध्यान जाने पर ये दोनों उस ट्रक के पीछे भागने लगते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को रुकने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर इन्हें पता चलता है कि ये बस उनके दोस्त टेड का एक प्रैंक था। फिर वहाँ से तीनों साथ चलने लगते हैं। इनके रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है जो कि किसी ने जानबूझकर रास्ते में रखा होता है, जिसकी वजह से उनको रुकना पड़ता है। इन लोगों को वहाँ कैंप क्रिस्टल लेक का बोर्ड भी पड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्रिस्टल लेक इनके सेंटर से काफ़ी पास में ही है। वो पेड़ को साइड करके वहाँ से निकल जाते हैं और हम देख पाते हैं कि कोई इन पे छुप के नज़र रख रहा होता है। कैंप पर पहुँचकर उनका इंस्ट्रक्टर पॉल उन्हें बाकियों से मिलाता है, जिनमें होते हैं टेरी, विक्की, मार्क और स्कॉट। पॉल इन सबसे बातें कर ही रहा होता है कि तभी पॉल की असिस्टेंट और उसकी जीएफ जिनी यहाँ पर आती है, जो कि बहुत लेट हो चुकी होती है। पॉल उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिनी उसे मना लेती है। रात में पॉल इन सबको जेसन की स्टोरी बताने लगता है। पॉल बताता है कि यहाँ से पास में ही कैंप क्रिस्टल लेक है और उस लेक में जेसन नाम का छोटा लड़का पानी में डूबकर मर गया था, लेकिन किसी को भी उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना है कि वो अभी भी जिंदा है और कुछ लोगों ने उसे जंगल में देखने का दावा भी किया है। लोग कहते हैं कि वो एक दरिंदा है, वहाँ के जानवरों को खा के वो जिंदा रहता है और वो इसी जंगल में कहीं रहता है, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। पॉल इन्हें एलिस के बारे में भी बताता है कि वो भी इस हादसे के 2 महीने बाद लापता हो गई, यानी कि फ्राइडे द 13 के 2 महीने बाद। तब इन पे कोई हमला करता है, लेकिन ये टेड होता है जो कि वही भद्दा मजाक कर रहा होता है। फिर पॉल और जिनी रोमांस कर रहे होते हैं और उन्हें रेल्फ देख रहा होता है। तभी किलर एक वायर की मदद से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। अगले दिन रनिंग करते करते ये लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ भी कोई इन पे नज़र रखे होता है। फिर मफिन यानी कि टेरी का डॉग उसी किलर के पास चला जाता है। टेरी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फिर ये सभी स्विम कर रहे होते हैं और सैंड्रा जेफ से क्रिस्टल लेक देखने की जिद करती है। फिर वो दोनों क्रिस्टल लेक की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें वहाँ किसी जानवर की कुचली हुई बॉडी दिखती है। तभी एक ऑफिसर इन्हें पकड़ लेता है और उन्हें वापस उसी सेंटर पर यानी कि उनके कैबिन पर लेके जाता है और पॉल को बहुत सुनाने लगता है, लेकिन पॉल उन दोनों को बिना कोई सज़ा दिए उन्हें जाने देता है और ये बात ऑफिसर को थोड़ी अजीब लगती है। फिर जब ऑफिसर वापस जा रहा होता है तभी उसे जंगल की तरफ कोई भागता हुआ दिखता है। ऑफिसर गाड़ी रोक के उसका पीछा करने लगता है। जंगल में बहुत भटकने के बाद उसे जंगल के अंदर एक कैबिन दिखता है जिसका उसे कोई भी आइडिया नहीं था। ऑफिसर अंदर जाके कैबिन को अच्छे से देखने लगता है और एक रूम में वो ऐसा कुछ देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो किलर एक हथौड़ा उसके सिर में घुसाकर उसे मार डालता है। रात में डिनर करते वक्त पॉल सबको एक रात के लिए टाउन में जाकर मज़े करने की परमिशन दे देता है। सैंड्रा और जेफ नहीं जाएंगे पनिशमेंट के तौर पर और मार्क भी नहीं जा रहा होता तो विक्की भी नहीं जाती, क्योंकि मार्क विक्की का क्रश होता है।
टेरी भी मफिन की वजह से नहीं जाती क्योंकि उसे मफिन को ढूंढना है। फिर बाकी के सभी 2 गाड़ियाँ लेकर टाउन की तरफ चले जाते हैं और ये सभी अंदर चले जाते हैं। लेकिन टेरी मफिन को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए वो लेक की तरफ आती है। फिर टेरी अपने कपड़े उतारकर उस लेक में नहाने लगती है। तभी कोई उसके कपड़े चुरा लेता है, जो कि होता है स्कॉट, और वो भी यहाँ पर रुक गया होता है। स्कॉट टेरी से मजाक कर रहा होता है। टेरी उसे पकड़ने और अपने कपड़े वापस लेने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी स्कॉट एक ट्रैप में फंस जाता है। स्कॉट टेरी को रिक्वेस्ट करके एक चाकू लाने को बोलता है ताकि वो इस रस्सी को काट सके। फिर टेरी मान जाती है और चाकू लेने के लिए कैबिन में जाती है। तभी वो किलर यहाँ आता है और एक मशाटे से उसकी गर्दन काट देता है। थोड़ी देर बाद टेरी यहाँ पर आती है और स्कॉट की लाश देखकर वो बहुत चिल्लाने लगती है। तभी किलर उसे भी पकड़ लेता है और उसका मर्डर हमें नहीं दिखाया जाता। इधर ये लोग टाउन में एक बार में आते हैं और बहुत मज़े करने लगते हैं। तब मजाक में टेड कहता है कि ये किलर जेसन सब बकवास है। तब जिनी कहती है कि क्या होगा अगर जेसन जिंदा हो और उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो और उसने बचपन में ही अपनी मॉम को मरते हुए देखा होगा और तब से उसके दिमाग में किलिंग ही चलती हो। लेकिन वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इधर कैंप पर ये सभी रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। तब विक्की रेडी होने के लिए चली जाती है और किलर अभी भी उस पर नज़र बनाए हुए था। वो कुछ लेने के लिए कार के पास चली जाती है। तब बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मार्क को बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर आता है। तब किलर एक मशाटे उसके फेस पर घुसा देता है और उसकी भी जान ले लेता है। अंदर सैंड्रा और जेफ मज़े में होते हैं। तभी किलर एक भाला उन दोनों के शरीर के साथ बेड के अंदर भी घुसा देता है और वो दोनों भी मारे जाते हैं। यह बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी होती है, इसलिए पॉल और जिनी कैंप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन टेड और बाकी लोग यहाँ रुक गए होते हैं। इधर विक्की मार्क को ढूंढते हुए सैंड्रा और जेफ के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे होता है किलर, जिसका चेहरा अभी भी हमें नहीं दिखाया जाता। वो चिल्लाने लगती है। तभी उसे जेफ की लटकी हुई बॉडी भी दिखती है, जिससे वो और भी ज़्यादा डर जाती है। तब वो किलर एक चाकू विक्की के पेट में घुसाकर इसे भी मार डालता है और हमें पता चल जाता है कि वो किलर जेसन है और वो अभी भी जिंदा है और सच में वो डूबते हुए बच गया था। फिर वो बॉडीज़ को ठिकाने लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पॉल और जिनी आते हैं और उन्हें कैंप में कोई नहीं दिखता। ऊपर के रूम में इन्हें ढेर सारा खून दिखता है। फिर वे दोनों बाकी सबको ढूंढने लगते हैं और जेसन इन पे हमला कर देता है और पॉल जेसन से लड़ने लगता है, लेकिन जेसन बहुत ताकतवर होता है। यहाँ पे जिन्नी भागने लगती है और जेसन उस पर अटैक करता है। बचते हुए उसे रेल्फ की लाश दिखती है। वो जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी खटारा कार स्टार्ट ही नहीं होती। तब जेसन फिर से उस पर अटैक करता है और जिन्नी उसे चकमा देकर फिर से वहाँ से भाग जाती है और एक बेड के नीचे छुप जाती है। फिर सब शांत होने पर वो बाहर निकलकर देखने लगती है, लेकिन जेसन चेयर के ऊपर घात लगाए होता है, पर अटैक करने से पहले ही उसके वजन के कारण वो चेयर टूट जाती है। फिर जिन्नी एक चेनसो लेकर उसके हाथ पर कट लगा देती है और एक चेयर भी उसकी पीठ पर मारती है, जिससे वो शांत हो जाता है। यहाँ से जिन्नी सीधा जंगल की तरफ भागने लगती है। भागते हुए वो भी जेसन के कैबिन में पहुंच जाती है, लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि ये कैबिन उसी किलर का है। तभी यहाँ जेसन भी आ जाता है और बचते हुए जिन्नी उसी रूम में पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो ऑफिसर शॉक हो गया था। लेकिन जिन्नी हैरान नहीं बल्कि डरने लगती है, क्योंकि यहाँ एलिस, वो ऑफिसर और टेरी, इन सब की लाशें होती है और टेबल के ऊपर होता है मिसेस वारिस का सर। अब जेसन अपनी मॉम से काफ़ी प्यार करता था, इसलिए जिन्नी भी उसके मॉम के कपड़े पहन लेती है। जेसन के वहाँ आती ही जिन्नी जेसन की मॉम की तरह एक्टिंग करने लगती है और जेसन को भी विश्वास हो जाता है। वो उसे घुटने पर बैठाकर उसका सर काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी जेसन को उसकी मॉम का सर दिखता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई रॉन्ग नंबर है। तब जेसन उसके वार को रोक देता है और उसे जख्मी कर देता है। जेसन जिन्नी को मारने ही वाला होता है कि तभी एन वक्त पर वहाँ पे पॉल आता है और जेसन पे हमला करता है। यहाँ जिन्नी भी एक मशाटे से उसके ऊपर हमला करती है। अब जेसन फिर से शांत हो जाता है। ये दोनों उसका मास्क हटाकर उसका फेस देखते हैं, लेकिन उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। ये लोग यहाँ से कैबिन में चले जाते हैं। तब बाहर से इन्हें कोई आवाज़ आती है। पॉल देखता है तो वो मफिन होता है। तभी जेसन जिन्नी पे खिड़की से हमला करता है और अब हम उसका फेस देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह डिफॉर्म होता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है सीधा सुबह में, जहाँ जिन्नी जिंदा होती है, लेकिन हमें पॉल और जेसन के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और मेरे ख्याल से शायद हमें इस क्लाइमेक्स के बारे में पार्ट 3 में पता चलेगा और उस वीडियो को भी मैं जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।